ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग वेव के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिकल वेव, जिसमें लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लिया था। इसका क्विक रिवीजन करेंगे और बढ़ेंगे आगे। देखो, वेव कितने टाइप के हैं नॉर्मली? वेव तरंग कितने टाइप के? दो टाइप के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को फर्दर कितनी भाग में डिवाइड किया जाता है? दो भाग में, लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल में हमने देखा था कि ये वेव जब मूव करती हैं तो ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, इस तरीके से मूव करती है। जबकि ट्रांसवर्स वेव साइनोसोडल चलती है। साइनोसोडल हमने देखा था, जो नेचर ट्रांसवर्स वेव का है वही नेचर सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमने देखा था गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, है ना। ये सारे के सारे हमने देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, अब चलो हम ये समझते हैं कि जो लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव है, जैसे इसका एग्जांपल हमने लिया था साउंड, है ना। साउंड, तो साउंड को अगर ऑप्शन दिया रहे कि जैसे साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव, ऑप्शन ए लॉन्जिट्यूडिनल, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तो इसमें से हम क्या मारेंगे? ए एंड बी। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि साउंड को हम लॉन्जिट्यूडिनल की कैटेगरी में रखते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल की कैटेगरी में रखते हैं, क्यों? इसके बारे में थोड़ा सा समझ। ठीक है, तो साउंड वेव है, ये ना प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर कैसे? क्योंकि जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स हैं वो पहले सिकुड़ जाती हैं, फिर दूर दूर हो जाती हैं, फिर सिकुड़ जाती हैं, फिर दूर दूर हो जाती हैं। यानी ये एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या जनरेट कर सकती हैं? प्रेशर। प्रेशर कैसे? जब ये सिकुड़ेंगी तो एयर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन जब ये चौड़ा होंगी तो एयर मॉलिक्यूल को दबा देंगी और एक प्रेशर जनरेट करेंगी। लेकिन ट्रांसवर्स वेव ऐसा नहीं करती है। ट्रांसवर्स वेव प्रेशर जनरेट नहीं करती है। ठीक है, पहली चीज क्या याद रखना है कि भाई जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है वो प्रेशर जनरेट करती हैं, और साउंड क्योंकि एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है अभी के लिए, वो भी क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। अच्छा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव की एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं समझा। जैसे पहले मैं यहाँ लिख दूं, जैसे साउंड को मैं दो कैटेगरी लिखता हूँ, लॉन्जिट्यूडिनल और ये ट्रांसवर्स, दोनों नेचर का है ट्रांसवर्स। देखो, इसमें से लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स से प्रेशर कौन जनरेट कर सकता है? लॉन्जिट्यूडिनल प्रेशर जनरेट कर सकता है, लेकिन ये प्रेशर जनरेट नहीं कर सकता। लॉन्जिट्यूडिनल जो वेव होती है ना, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर अंदर जाती हैं। अंदर अंदर, जैसे मान लो कि ये कोई रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के अंदर से जब वेव जाएगी वो कहलाएगी लॉन्जिट्यूडिनल। पानी है, पानी पानी के अंदर से जब वेव जाएगी तो कहलाएगी लॉन्जिट्यूडिनल। उसी तरीके से गैस है, गैस के अंदर से जब वेव जाएगी तो कहलाएगी लॉन्जिट्यूडिनल। तो जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर से मूव करती हैं, यानी फ्रॉम इनसाइड, मूव फ्रॉम इनसाइड ऑफ मटेरियल या ऑफ मीडियम। ये मीडियम के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ठीक है, अंदर से ट्रांसफर होती है।
और ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये ऊपर ऊपर ट्रांसफर होता है, मतलब कि ऊपर ऊपर मूव करता है। ये ऊपर ऊपर मूव फ्रॉम अपर साइड ऑफ मीडियम मीडियम। अब ये कौन कौन सी मीडियम के ऊपर से मूव कर पाता है? ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर से मूव कर पाता है। ये गैस के ऊपर से मूव नहीं कर पाता है, ठीक है, गैस के ऊपर से मूव नहीं कर पाता है। तो जब हम साउंड को लॉन्जिट्यूडिनल की कैटेगरी में रखेंगे तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से भाग जाता है, मतलब तीनों में से पास हो जाता है। लेकिन ट्रांसवर्स की कैटेगरी में वो सिर्फ दो, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर से ही मूव कर पाता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम साउंड वेव को लॉन्जिट्यूडिनल की कैटेगरी में रखा जाता है। समझ में आई? समझ में आया ना? कि अगर जैसे ऑप्शन में दिया रहे कि साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव, ऑप्शन ए लॉन्जिट्यूडिनल, बी ट्रांसवर्स, सी नन ऑफ द अबव, डी ऑल। या कोई एक ही जब चूज करना रहे, जब जैसे कि ऑप्शन में ऐसी सिचुएशन दे दे, एक ही तुम्हें चूज करना है, या तो लॉन्जिट्यूडिनल या तो ट्रांसवर्स, तब ऐसी सिचुएशन में साउंड वेव हमेशा लॉन्जिट्यूडिनल ही चूज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। ऑप्शन में अगर दोनों को चूज करने के लिए कह रहा है तो दोनों चूज करेंगे, लेकिन अगर लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स में से कोई एक चूज करने को कह रहा है तब हम साउंड को लॉन्जिट्यूडिनल के फॉर्म में चूज करेंगे। क्लियर? ओके। अब हम एक टॉपिक समझते हैं जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ। पहले ये समझो कि वेवलेंथ होता क्या है। वेव ने कई बार जिक्र किया है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, हिंदी में इसको कहते हैं तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य। अब क्या होता है वेवलेंथ? तो वेव का लेंथ, यानी लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर? तो अगर मैं कहूं कि अच्छा बताओ भाई, लॉन्जिट्यूडिनल की सिचुएशन में एक वेव है हमारे पास लॉन्जिट्यूडिनल, और इसका हमें नेचर पता है, ये कैसे मूव करता है। ये मान लो डायरेक्शन है इसका, ये इस साइड में जा रहा है और ये मूव कर रहा है। पहले यहाँ पतला है, फिर यहाँ चौड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, फिर ये पतला है, फिर यहाँ चौड़ा हो गया, फिर ये पतला है, फिर यहाँ चौड़ा हो गया। ठीक है, ये लॉन्जिट्यूडिनल का नेचर है। तो जो पतला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेस हो गया है। और जहां चौड़ा हो गया है उसको हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर। देखो, लॉन्जिट्यूडिनल की सिचुएशन में लैम्डा इज इक्वल टू कंप्रेशन कंप्रेशन प्लस रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। यानी एक वेवलेंथ कहां से कहां तक कंसीडर किया जाएगा? कंप्रेशन से लेकर के रेयर फ्रैक्शन तक। ठीक है, कंप्रेशन से लेकर के रेयर फ्रैक्शन एक वेवलेंथ कहलाएगा, एक वेवलेंथ कहलाएगा। इसी तरीके से देख लेने का कि जितनी बार कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन है उतना वेवलेंथ हो जाएगा। जैसे इसमें हमें एक बार दिखाई दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक दो बार दिखाई दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक तीन बार दिखाई दिया, यानी इस पूरे वेव में तीन वेवलेंथ है, लॉन्जिट्यूडिनल के तीन वेवलेंथ है। समझ में आया? यहाँ से लॉन्जिट्यूडिनल वाले में से ये कभी पूछता ही नहीं कि इसका वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है, ये पूछता है ट्रांसवर्स में से, ट्रांसवर्स।
ट्रांसवर्स 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 का नेचर कैसा है? जैसे मान लो यहाँ मूव कर रहा है तो ये ऐसे चलेगा, साइन वेव, ठीक है, ऐसे मूव कर आगे। अब इस ट्रांसवर्स वेव में ये जो उठा हुआ भाग रहता है इसको कहते हैं क्रस्ट, क्रेस्ट, हिंदी में कहते हैं श्रिंग, का सींग निकला है। और जो नीचे है उसको कहते हैं ट्रफ, ROUG, यानी इसको हिंदी में कहते हैं गर्द। गर्द क्या कहते हैं? क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे क्रस्ट कहेंगे, क्रेस्ट, क्रेस्ट, और नीचे वाले को ट्रफ कहेंगे, नीचे वाले को ट्रफ कहेंगे। अब देखो ये जो क्रस्ट है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के है ना, पूरा एक कंप्लीट क्रस्ट है, कंप्लीट क्रस्ट। और ये जो ट्रफ है ये पूरा कंप्लीट ट्रफ यहाँ से यहाँ तक लेकर है। तो बताओ इसमें एक वेवलेंथ क्या होगा? इसमें एक वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू कंप्लीट क्रस्ट प्लस कंप्लीट ट्रफ। अब देखो ये जो क्रस्ट और ट्रफ का सिचुएशन है ये कई कई तरीके से बन सकता है, समझो। इसको अगर मैं कहूं कि ये वाला सेक्शन, ठीक है, देखो ये भी क्रस्ट है, क्रस्ट है। देखो हमने एक वेवलेंथ देखना है भाई, पूरा ये यहाँ से ऐसे लेकर के यहाँ तक ऐसा आ जाए, है ना, इतना। तो अगर मैं कहूँ क्रस्ट 1 और क्रस्ट 2 दोनों को मिला दिया जाए तो भी तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये वाला एक वेवलेंथ वाला मिल जाएगा ना, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं क्रस्ट एक कंप्लीट उठा हुआ भाग, ट्रफ एक कंप्लीट उठा हुआ भाग, यानी दो उठा हुआ भाग अगर मिल जाए तो कहलाएगा एक वेवलेंथ। तो मैं चाहे क्रस्ट और क्रस्ट को मिला लूं तो भी दो उठा भाग मुझे मिल जाएगा, वो भी कहलाएगा वेवलेंथ। या जो ट्रफ है, ये ट्रफ है, इस ट्रफ से दूसरे ट्रफ, एक कोई दूसरा ट्रफ ले लूं, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लूं, ये भी एक वेवलेंथ कहलाएगा। तो इस ट्रांसवर्स की सिचुएशन में लैम्डा यानी वेवलेंथ कई सिनेरियो में निकाला जा सकता है। या तो क्रस्ट और ट्रफ को जोड़ दो, मतलब क्रस्ट और ट्रफ को जोड़ दो, या लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल ट्रफ। ये भी क्या दे देगा हमें? एक लैम्डा की वैल्यू देगी, ये कहलाएगा एक लैम्डा। चाहे तुम एक क्रस्ट और ट्रफ को जोड़ दो वो भी एक लैम्डा है, चाहे दो क्रस्ट को के बीच का डिस्टेंस निकाल लो वो भी एक लैम्डा है, चाहे दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस निकाल दो वो भी एक लैम्डा है, एक लैम्डा है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब पूछता है तो उसमें ना ये पीक से लेकर के ये पीक दे देता है, अब इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये एक लैम्डा होगा कि नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम इसको एक और तरीके से बनाते हैं। देखो यहाँ से हम बनाएंगे क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इस क्रस्ट के बीचों बीच से एक लाइन खींच देता हूँ, ट्रफ के बीचों बीच से एक लाइन खींच, क्रस्ट के बीचों बीच से एक लाइन खींच देता हूँ, ट्रफ के बीचों बीच से एक लाइन खींच देता हूँ, क्रस्ट के बीचों बीच से एक लाइन खींच। अब समझो ध्यान से, ये हमारा क्रस्ट सी है और ये हमारा ट्रफ ई है। मैंने कहा कि भाई एक लैम्डा होता है सी प्लस टी, क्रस्ट प्लस ट्रफ, ठीक है, प्लस क्रस्ट प्लस ट्रफ। अब मैंने क्रस्ट को दो भाग में डिवाइड कर दिया, दो खंड में, एक खंड दो खंड, और ट्रफ को भी दो खंड में डिवाइड किया है, तो मैं इसको डालू 3 नंबर 4 नंबर, यानी मैं कह रहा हूं एक लैम्डा बराबर, 1 लैम्डा बराबर 4 खंड, यानी 4 पार्ट, है ना, एक लैम्डा बराबर 4 पार्ट।
यानी जब कभी भी हमें 4 पार्ट मिल जाए, 4 पार्ट, खाली क्या याद रखना है, 4 पार्ट। वेवलेंथ में हमें अगर 4 पार्ट मिल जाए, वो चारों मिल करके हम क्या दे देंगे, एक लैम्डा दे देंगे। हाँ, एक वेवलेंथ बोलो या लैम्डा बोलो, एक ही मतलब, ठीक है। अब ये 4 पार्ट, 4 पार्ट कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ ले लो 1 2 3 4, इन दोनों को भी मिलाओ तो भी एक वेवलेंथ हो जाएगा, है ना। या फिर मैं इसको हटा के यहाँ पर लिख दूं 1 2 3 4, तो भी एक वेवलेंथ हो जाएगा, एक वेवलेंथ हो जाएगा। यानी हमको क्या पता, एक और चीज पता चल गई कि अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं सिंपल बनाऊंगी ऐसा कि भैया एक लैम्डा बराबर 4 खंड, 4 खंड। अब ये खंड कैसे भी हो सकता है, हमें 4 बस काउंट कर लेना है। अगर हमने काउंट कर लिया 4 हो गया, मतलब वो एक लैम्डा हो गया, एक लैम्डा हो गया। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। या वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, मीटर। तो ट्रांसवर्स वेव में एक वेवलेंथ, ट्रांसवर्स वेव में एक वेवलेंथ कैसे निकलेगा, ये क्लियर हो गया क्या। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में, जैसे वेव है, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के बीच में कितने वेवलेंथ है फाइंड आउट करो, फाइंड आउट, फाइंड आउट वेवलेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या लगता है, खंड बना देंगे, चलो खंड बनाते हैं, खंड बनाएंगे, यहाँ भी खंड बनाएंगे, यहाँ भी खंड बनाएंगे, यहाँ भी खंड, ठीक है। अब देखो, जब कभी भी ऐसे पीक पर पॉइंट दिया रहता है तो उसमें हम एक ही खंड को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर ये जो पॉइंट है, ये अगर यहाँ देता तब ये कंप्लीट एक होता, कंप्लीट क्रस्ट को हम लेते हैं, यानी उसमें 2 खंड लेते हैं। लेकिन ये पीक, मतलब कि पॉइंट ए पीक पर दिया हुआ है, मतलब ये आधे खंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आधे खंड को। इसमें आधा खंड, लेकिन इसमें पूरा खंड, में 2, में भी 2, और इसमें आधा। देखो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 खंड है। अब हमको क्या पता है भाई, एक वेवलेंथ, एक लैम्डा बराबर 4 खंड होते हैं। तो मैं एक काम कर लूं, एक खंड बराबर कितना वेवलेंथ हो जाएगा, 1/4 लैम्डा बराबर एक खंड, है ना। अब मेरे पास है 6 खंड, तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। हाँ, तो हो जाएगा 6/4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 खंड, यानी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 खंड, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर पॉइंट में दिया है तो उसको काट के देखेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक। और अगर काटेंगे नहीं तो सीधा 3/2 लैम्डा आ जाएगा, समझा। तो ऐसे फिगर दिया रहेगा और फिगर में पॉइंट किया रहेगा और कहेगा कि बताओ भाई इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में कितने लैम्डा है, तो हम उसको इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। ना क्लियर है। अब देखो, हमने अभी वेवलेंथ समझ लिया, एक चीज समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वेवलेंथ तो क्लियर हो गया ना, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। या या हम ट्रांसवर्स वेव की सिचुएशन में कहे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल ट्रफ, सिंपल सी। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं या न्यू से रिप्रेजेंट, ठीक है। लाइट में जब हम पढ़ेंगे तो एन का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर न्यू का इस्तेमाल किया जाता है, ई इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी वगैरह में देखा होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना वेवलेंथ बन रहा है। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना वेवलेंथ बन रहा है उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब कभी कभी वेवलेंथ की जगह वो वाइब्रेशन दे देगा, समझ में आया? वाइब्रेशन, या कभी कभी ये रोटेशन दे देगा, तो बस हमें सिर्फ ये देखना है कि वो क्या कह रहा है वर्डिंग में। वेवलेंथ दिया है, वाइब्रेशन दिया है, रोटेशन दिया है, लेकिन वो पर सेकेंड होना चाहिए। अगर पर सेकेंड में दिया है तो समझ लेना वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्रीक्वेंसी की। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे पंखे का जो रोटेशन है वो 50 रोटेशन पर सेकेंड है, 50 रोटेशन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? पंखे की फ्रीक्वेंसी 50 है, ठीक है। ओके। अब फ्रीक्वेंसी के बाद एक टर्म और आ जाता है जिसको कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हो जाएगा उसको हम हर्ट्ज में निकालते हैं, HZ से लिखते हैं हर्ट्ज। या पर सेकेंड होता है तो 1/सेकेंड ऐसे, या सेकेंड इनवर्स ऐसे, कुछ भी लिख सकते हैं। 1/सेकेंड हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? तो भाई एक कंप्लीट वेव के द्वारा लिया गया समय कहलाएगा टाइम पीरियड। जैसे मैं कहूं कि यहाँ से वेव चला और ऐसे जाकर के यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसने जितना वक्त लिया वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट वेवलेंथ और साइकिल, ठीक है। टाइम टेकन बाय अ कंप्लीट साइकिल और वेवलेंथ। क्लियर? अब बताओ, टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट सेकंड हो जाएगा, है ना। यूनिट इसका सेकंड। तो एक बात समझ में आ रहा है? तो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का क्या है? 1/सेकेंड, यानी टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर आ रहा है क्या? तभी तो इसका है सेकेंड और इसका है 1/सेकेंड। यानी अगर तुम्हारे पास टाइम दिया है तो उसको उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसका उल्टा कर दो, टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी और क्या आती है, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। चौथी टर्मिनोलॉजी होती है एम्पली। क्या होता है एम्पलीट्यूड? पहले इसके लिए वेव बनाना पड़ेगा, वेव बना देते हैं। ये हमारा साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। देखो इस साइनोसॉइडल वेव में ये मीन पोजीशन से लेकर के एक क्रस्ट की जो मैक्सिमम हाइट होती है, या मीन पोजीशन से लेकर के एक ट्रफ की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम हाइट ऑफ अ क्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ठीक है। उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड।
हाइट को मेजर कर लो, बस वही एम्पलीट्यूड दे देना। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन है सॉल्व। क्वेश्चन कहता है कि a machine vibrates 100 times in 60 seconds. Machine vibrates 100 times in 60 seconds. Then find its frequency and time period. Then find its frequency and time period. Can you find it? Okay. मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, निकल गया। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। तो हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, हमको दिया है कि मशीन वाइब्रेट कर रहा है 100 टाइम्स 60 सेकेंड में। ठीक है, 60 सेकेंड में। तो हमें पहले 1 सेकेंड का निकालना होगा, तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर दें। ये हो जाएगा 10/6 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 यानी 5/3 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने टाइम वाइब्रेट कर रही है वो आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो इसका उल्टा कर देंगे तो t इज इक्वल टू T/5 सेकेंड हमारा आ जाएगा टाइम पीरियड। क्लियर हो गया? यहाँ से इतने ही सवाल पूछते हैं, इसको हमने पूरा कवर कर लिया। और यहाँ पर हमारा वेव वाला जो सेक्शन है वो खत्म होता है। अब इसके बाद शुरू होगा साउंड यानी ध्वनि। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट